वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 8 अच्छे से क्लियर अप हो गए होंगे। और मैंने आपको अभी रिसेंटली चैप्टर नंबर 8 कराया था, कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की सारी अप्रोचेज़ मतलब चारों अप्रोचेज़ अच्छे से क्लियर अप हो गई होंगी। अगर अप्रोचेज़ में स्पेशली अगर अप्रोचेज़ में कोई डाउट है, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और अप्रोचेज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुकी हूँ, तो उस अच्छे से उन्हें प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। सो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग, चैप्टर नंबर 9। एंड वी आर वेरी नियर टू क्लोज आवर सिलेबस सून। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ना ही नॉट ओनली फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फंड फॉर द बिजनेस, बट उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसकी वाइज एलोकेशन के लिए। अगर हमें अपने एलोकेशन ऑफ फंड करना मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है फंड्स की इन वेरियस एसेट और अदर एक्विटीज़, इट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अपनी चॉइस है अपने एसेट्स के रिगार्डिंग फंड्स के लिए कुछ डिसीजन लेना या फिर इन्वेस्ट करना। उन एसेट्स को हम एक्वायर करते हैं दो कैटेगरीज में, शॉर्ट टर्म दैट इज़ करंट एसेट एंड लॉन्ग टर्म दैट इज़ फिक्स एसेट्स। अकॉर्डिंगली हमारे पास दो टाइप की इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट टाइप इन्वेस्टमेंट जो हमारे शॉर्ट टर्म एसेट से होंगी, जिनको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फिर करंट एसेट मैनेजमेंट कहते हैं, जो पॉपुलरली नॉन एज है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। और सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो हमारी लॉन्ग टर्म है, जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि हमारी बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजन के नाम से फेमस है। तो नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग, सबसे पहले मीनिंग देखिए। कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स। एक प्रोसेस है डिसाइड करने का वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट द फंड इन पर्टिकुलर एसेट। बेनिफिट हमें अवेलेबल होता है ओवर ए पीरियड, बहुत टाइम लगता है, विद इन 1 ईयर भी हो सकता है। तो कोई भी दो डेफिनेशन याद कर लेना, वैसे दो ही दे रखी हैं। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग कंसिस्टेंट प्लानिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइज द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। या फिर capital budgeting involves the planning of expenditures for asset returns, the returns from which will be realized in future time periods। ठीक है। तो एक ऐसा डिसीजन जो हमें फर्म के लिए लेना पड़ता है कि हम कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करें, एंटिसिपेटेड मिले और जिसका हमें बेनिफिट ओवर एंड टाइम पर मिले। कुछ इंक्रीज सेल्स में मिलता है, कुछ हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करने में मिलता है। ये डिसीजन हमारी एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट के लिए भी होता है, हमारी एसेट्स के लिए। फीचर्स क्या है? हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं फंड्स को हम प्रेजेंट टाइम्स में इन्वेस्ट करके हम एंटीसिपेटेड उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स तक कमा सकते हैं। जो भी फ्यूचर प्रॉफिट अकर होते हैं फर्म के, वो ओवर एंड सीरीज चलते हैं। कैपिटल बजटिंग का डिसीजन हाई डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व करता है, तो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए सर्टेन नहीं है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, सबसे पहले कुछ ऐसे डिसीजन जो हमारी प्रॉफिट ऑफ द फर्म को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑफ द फर्म होती है उनको इफेक्ट करता ही करते हैं, क्योंकि वो हमारे फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं, मतलब हमारी ट्रू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए फर्म अनेबल होती है फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना, अनेबल अ फर्म टू प्रोड्यूस फिनिश गुड, ताकि वो अल्टीमेटली सोल्ड हो जाए। एक करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें करना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स को, वेयर एज हमें एडवाइस और इनकरेक्ट डिसीजन को भी एंडेवर करना पड़ता है कि हम अपनी फर्म में सर्वाइवल कर सके। लॉन्ग टाइम पीरियड, कई बार जो हमारी कैपिटल बजटिंग है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा फर्म ओवर टाइम स्पेंड पे चलता है, जो हमारे फ्यूचर कॉस्ट को अफेक्ट करता है और कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी फर्म की। तो कंपनी कभी भी अगर न्यू प्लांट परचेज करती है, मैन्युफैक्चर करती है न्यू प्रोडक्ट्स को, अगर वो जो इनकर्ड होगा फिक्स एसेट का, वो हमारी लेबर, सैलरी, इन सबको भी लगेगा। जो प्रोडक्ट है वो हमारा अनसक्सेसफुल होगा, तो जो हमारे प्रॉफिट थे एंटिसिपेटेड, वो सारे लॉस में चले जाएंगे, जिस वजह से सेल और प्रॉफिट होगी वो अनडेटरमाइन होगी, हमारे कैपिटल बजट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इन रेविजल डिसीजन, कई बार क्या होता है जो हम ईजिली रिजिबल नहीं होता, हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर अप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें डिफिकल्टी होती है कि सेकेंड हैंड प्लान को ही सेल करना पड़ता है। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, जो कैपिटल है वो बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स को रिक्वायर करता है, साथ साथ लिमिटेड फाइनल रिसोर्सेज को। तो हमें जो हमारे नेसेसरी टेकफुल है, हमें करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, ताकि जो भी इनकरेक्ट डिसीजन होगा वो हमें लॉसेस का बियर ना कर, और उन लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव अर्निंग प्रॉफिट्स होने चाहिए, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन होने चाहिए, ताकि हम उस फ्रॉड को ड्रॉप आउट कर सके। रिस्क, जब फिक्स
इन्वेस्टमेंट होती है हमारी फिक्स असेटमेंट में, वो चेंज हो सकती है रिस्क ऑफ द कॉम्प्लेक्शन में, क्योंकि जब हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है कई बार हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। जब भी हम अडॉप्शन करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, वो हमारी एवरेज गेन को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएशन आते हैं हमारी प्रॉफिट ऑफ द फर्म में, तो फर्म मोर रिस्की बन जाती है। तो इन डिसीजन का शेप है जो बेसिक करेक्टर यही है। मोस्ट डिफ़िकल्ट टू मेक जो डिसीजन है अमंग डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है, तो इसकी एक्वायरमेंट के लिए, इसकी असेसमेंट के लिए बहुत अनसर्टेन हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाना इसको प्रेडिक्ट करना। तो जो फ्यूचर के कैश फ्लो इनफ्लो होता है उसको एस्टिमेट करना लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाती है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कैपिटल बजटिंग के, देखिए हमारा एवल्यूट करना कि हमारी वर्थ कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट इतनी होगी, सिलेक्शन करना मोर प्रॉफिटेबल, जो सिलेक्शन करना ऐसे प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबल हो हमारी कंपनी के लिए, सफिशिएंट कंट्रोल करना ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कॉस्ट बेनिफिट बनाना, एनालाइज करना कैश फ्लो की टर्म्स को, सारी कैश की नीड्स को प्रोवाइड करना, फुलफिल करना हमारे कैपिटल प्रोजेक्ट्स को, इंश्योर करना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हों, और एनालाइज करना उस इम्पैक्ट को हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म को, डिटरमाइन करना हमारी कैपिटल की प्रायोरिटीज़ को एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, और ऑप्टिमम यूज़ करना अवेलेबल फंड्स का। नाउ प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, रिस्क एंड फ्यूचर ऑफ अनसर्टेनिटीज। कई बार जो कॉस्ट इनकर्ड होती है इमीडिएटली, तो बेनिफिट इतने रिसीव नहीं होते फ्यूचर इनकम के लिए, तो फ्यूचर अनसर्टेन है, एलिमेंट के रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अनसर्टेनिटी के लिए जो रेफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होगा वो एस्टिमेट रेट ऑफ रिटर्न होगा फ्यूचर कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी शिफ्ट करती रहती है, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें इंश्योर रहना चाहिए। टाइम एलिमेंट, जो कॉस्ट इनकर्ड होती है और बेनिफिट रिसीव होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से, जो अक्कर होते हैं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो दे आर नॉट लॉजिकल, हमें कंपेयर करना पड़ता है, जैसे टाइम वैल्यू लगानी पड़ती है, तो हमें इतना दे हैव टू मेड कंपेरेबल जब हम अडॉप्ट करें कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को। डिफिकल्ट टू मेजर, कई बार इतना डिफिकल्ट हो जाता है इन चीज़ों को मेजर करना, एक बेनिफिट्स को और कॉस्ट को पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। जो भी हमारे प्रपोजल होते हैं उनका एक साइड इफेक्ट तो होता ही होता है। जब भी हम लॉन्च करते हैं न्यू प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसका रिजल्ट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है सेल्स का, और जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो डिफिकल्ट होता है उसको मेजर करना। कैपिटल रैशनिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कैपिटल बजटिंग की, जब कैपिटल एक सिचुएशन है जहाँ पे फर्म्स को इंडक्ट करना पड़ता है, अंडरटेक करना पड़ता है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट को, जहाँ पे लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट रैंक करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ टेक्निक होती है, बेस्ट प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हमने वेरियस प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग करी तो हमें स्केयर करना पड़ेगा फंड्स को, और जो फाइनेंस मैनेजर की ही प्रॉब्लम होती है। नाउ काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, देखिए एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन, इसमें क्या होता है, एक फंडामेंटल डिसीजन होता है कैपिटल बजटिंग का। अगर आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो तो फर्म को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप रिजेक्ट करो तो इन्वेस्टमेंट को नहीं करना। जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है, पर जब रेट ऑफ रिटर्न एक्सेप्ट करते हो तो रेस्ट ऑफ रिजेक्ट कर देते हो, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होना। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आइदर एक्सेप्ट भी होता है और रिजेक्ट भी होते हैं। एक ऐसे जो कम्पीट नहीं करते एक दूसरे से, पर कुछ ऐसे जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को जो इम्प्लीमेंट होते हैं। म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव डिसीजन, कुछ ऐसे रिलेटेड प्रपोजल जो कम्पीट करते हैं एक दूसरे प्रोजेक्ट से और एक्सेप्ट करते हैं वन को ऑटोमेटिकली, तो दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। प्रायोरिटी अदर डिसीजन, कुछ फर्म्स के अनलिमिटेड फंड होते हैं जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है और कुछ प्रीडेटरमाइंड रेट पे होता है। जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है वो लिमिटेड फंड पे ही होती हैं। अगर मस्ट फिक्स प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट फंड की, तो फर्म को एलोकेट करना चाहिए अपने फंड्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट में इस मैनर में कि जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स और मैक्सिमाइज हो। जो प्रायोरिटी होती है प्रोजेक्ट की वो डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया कि रेट ऑफ रिटर्न कैसे है। जो भी प्रोजेक्ट यील्ड होते हैं तो उसमें मैक्सिमम रिटर्न आपको सेलेक्ट करते हो और प्रोजेक्ट अदर वाले प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। नाउ टेक्निक्स मेथड क्या है हम उनको कैलकुलेट करने के, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया एंड कैश फ्लो क्राइटेरिया, इनके बहुत अंदर भी वो हैं मेथड हैं। देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया में ARR मेथड मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और कैश फ्लो क्राइटेरिया में पे बैक मेथड, एंड जो डिस्काउंट पे मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम एक एक एग्जाम्पल एक एक फॉर्मूला कराते मैं एक न्यूमेरिकल भी करा देती हूँ। फर्स्ट मेथड है आपका ARR, तो हम कर रहे थे ARR मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें क्या है कि हमें ARR निकालना, कैसे निकलेगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टेड इन 100। अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकले जो टोटल हमारा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आएगा वो उसे नंबर ऑफ डिवाइड बाय, ठीक है। और एवरेज इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है प्लस एवरेज वैल्यू की डिवाइड बाय 2।
ठीक है। तो हम सीधे अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल से पहले इसके एडवांटेजेस हैं। जो ARR मेथड है बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड और इजीली यूज़ कर सकते हो। जो कैश फ्लो की टेक्निक है वो सारी कैलकुलेशंस को ईजी करती है और बट अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है इस मेथड को। जो भी हमारा ARR मेथड यूज़ करता है वो जो एंटायर प्रॉफिट्स हम अर्न करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट वो कैलकुलेट हम प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस, इट यूजेज अकाउंटिंग इनकम रादर देन कैश फ्लो। जो इसका प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग है ARR अप्रोच का यही है, जब भी वो अकाउंटिंग इनकम यूज़ करता है वो इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो की जगह वो कैश फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट जो भी कैश प्रॉफिट होता है वो सुपीरियर होता है देन अकाउंटिंग इनकम, बिकॉज जो कैश प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इटसेल्फ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट कंसिडर। जो सेकंड प्रिंसिपल यही है कि जो ARR अप्रोच है वो कभी भी जो टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है उसको नहीं ध्यान में रखता। जो अर्निंग पूरे होते हैं उसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ करता है, जो इक्वल होती है हमारे वेटेड मेथड के अकॉर्डिंगली। डिफ़िकल्ट टू फिक्स अ प्री डिटरमाइंड रेट, कि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक मिनिमम प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न करना और वो भी एक्चुअल RR से वो कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते साइज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को जो रिक्वायर्ड है हमारे वेरियस प्रोजेक्ट के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कॉम्पिटिट करते हैं एक दूसरे से वो RR के सेम होते हैं, बट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की नीड इन्वेस्टमेंट्स की नीड होती है। तो ARR मतलब इंडिकेट नहीं करता जो प्रोजेक्ट भी हमने सेलेक्ट करा उससे बेसिस रिलेटेड। ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन 1 ध्यान से देखना। एक प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ टाइम 5 ईयर जिसकी कॉस्ट 4 लाख है। ठीक है। और उन्होंने डिफरेंट डेप्रिशिएशन हमारा लगा हुआ है इनकम बिफोर टैक्स पे, और जो टैक्सेस एक्सपेक्टेड हैं इन्होंने दिए हुए हैं डिफरेंट। और जो डेप्रिशिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे होगा और जो हमारा टैक्स रेट है वो 40% है। सबसे पहले अर्निंग बिफोर डेप्रिशिएशन टैक्सेस क्या क्या है हमारे पास, 1 लाख, 120, 160, 170 एंड 2 लाख। डेप्रिशिएशन लेस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कैसे किया, 4 लाख को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका डेप्रिशिएशन आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी। अब उसमें से हमारा टैक्स लेस कर देंगे जो हमारे पास 40% दिया हुआ है। उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास 12,000, 24,000, 48, 54 एंड 72,000 आ जाएंगे। उसको हम डिवाइड कर देंगे आउट ऑफ बाय द 5, 42,000 आ जाएगा। 4 लाख में प्लस आपकी सेवेज वैल्यू कोई दी नहीं होगी तो डिवाइड बाय 2 लाख। अब क्या करोगे, 42,000 आपकी एवरेज एनुअल अर्निंग आ गई आफ्टर टैक्सेस एंड एवरेज इंटरेस्ट आ गया आपका 2 लाख। 42,000 को 2 लाख से डिवाइड करके इंटू में 100 कर दो, 21% ARR की वैल्यू आ गई, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपकी 21% आ गई। तो सिमिलरली आ गई इलस्ट्रेशन भी 2 भी ऐसे ही है। एक इलस्ट्रेशन और करा देती हूँ। कंसिडर करें उन्होंने परचेज मशीन करी है, 2 मशीन है E और F, कॉस्ट ऑफ मशीन 60,000 है और एक्सपेक्टेड उन्होंने 5 ईयर दे रखे हैं। तो क्या किया इन्होंने, जो अर्निंग बिफोर टैक्स है उनकी वैल्यू लिख ली, आफ्टर टैक्स मतलब 50,000 का टैक्स है वो लेस कर दो। ऐसे ही इन्होंने आफ्टर टैक्स आ जाएगा, फिर वही करा F मशीन के लिए, आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो हमारा 42,000 आया था आफ्टर टैक्स, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 5 से, 45 आ जाएगा। और मशीन F का जो 45 था ये 8,500 आ गया, उसका 9,000 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने 60,000 थी, उसको डिवाइड कर दो 2 से जो आपको ऑलरेडी गिवन थी, 30,000 आ गई। तो ई मशीन का 8,500 था, डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, 28.33%। एंड F का 9,000 बाई 30,000 इंटू 100, 30%। तो ये थे फॉर्मूले, सेम ऐसे ही हैं 2-3 और आगे। अब हम करते हैं पे बैक मेथड, जो हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड है हमारा पे बैक मेथड, जो कि बहुत सिंपलेस्ट है, परसेव है, मोस्टली एम्प्लॉयड ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको अप्रेज करता है। साथ ही इसमें नंबर ऑफ ईयर्स की रिक्वायर करती है पे बैक की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रोजेक्ट के लिए। और जो पे बैक पीरियड होगा वो पीरियड रिक्वायर्ड है हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। तो एक्चुअल पे बैक को हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो कंपेयर कर जाएगा हमारी प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड पे, जो हमने फिक्स करा था मैनेजमेंट के टाइम पे, जब हमारी मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हम रिकॉपिड करते हैं। जो एक्चुअल पेबैक पीरियड होगा वो लेस देन होगा हमारी प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड से, और जो प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट करे होंगे। नाउ इसका फर्स्ट मेथड ये है, जब हम मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट जनरेट होता है इक्वल टू कैश फ्लो इन द ईयर। तो उसके लिए पेबैक के लिए क्या, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट एनुअल कैश फ्लो। ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड है 60,000 रुपये, तो उसकी
एक्सपेक्टेड यील्ड एनुअल इनकम है 12,000, तो आप उसका ईयर निकाल लो, 5 साल आ गया, उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नाउ एडवांटेजेस क्या है, सिंपल मेथड है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। अगर फर्म सफ़र कर रही है किसी लिक्विडिटी से, शॉर्टेज ऑफ कैश से, तो आप अपने इस मेथड का क्विक रिकवरी है, आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगर आपके लिए ये सूटेबल है मेथड जब लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए हो, एक्सट्रीमली सर्टेन हो या रिस्की हो, अगर स्पीडी रिकवरी चाहिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की रैदर देन प्रॉफिट इन अ प्राइमरी गोल। ये मेथड बेनिफिट्स हैं क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग भी चाहिए रैदर देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो ये एम्फेसिस कर सकता है। सुपीरियर मेथड है ARR मेथड से, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो का एनालाइजेशन होता है। ARR ऑफ द दो प्रोजेक्ट के इक्वल है, बट पेबैक पीरियड अप्रोच करता है प्रोजेक्ट फॉर अ शॉर्टर पेबैक पीरियड, जो कि प्रेफरेबल है, और जो रिफंड्स है कैपिटल के वो आउटलेट है रैदर देन अदर। डिसएडवांटेजेस देखो, ये इग्नोर करता है कैश फ्लो को आफ्टर द पेबैक पीरियड, क्योंकि एक मेजर कंपेरेबिलिटी हो जाती है, और आपको एग्जांपल से क्लियर अप हो जाएगा। देखो एग्जांपल देखो, टोटल कैश फ्लो इतनी इतनी है पर ईयर में इतनी इतनी हो रही है, तो अगर आप इनफ्लो से आउटफ्लो में इनफ्लो में आएगा तो आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा। टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है, क्योंकि जो भी हम रुपीज़ में ट्रीट करते हैं वो रिसीव करते हैं इन सेकेंड और द थर्ड ईयर ऑफ द मनी। फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल रुपी को ही करते हैं इंक्लूड, रिसीव आई मीन। आप इट डज नॉट गिव द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन इन द केस ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट। सपोज अगर आपके पास पे पीरियड 4 है और आप मेथड को डज नॉट प्रोवाइड, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो बहुत डिफिकल्ट होती है मिनिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर करता है, क्योंकि वो उसको कंसिडर ही नहीं करता है अंडर दिस मेथड। सारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इग्नोर करता है, क्योंकि हम बहुत कुछ लिक्विडिटी होती है, क्विक रिकवरी चाहिए। पेबैक अडॉप्ट करोगे तो आपका एक मेन क्राइटेरिया कि प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, उसके लिक्विडिटी को रिसीव और प्रायोरिटी करना ओवर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और जो भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होंगे वो सारे आपको प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सारी डिसएडवांटेजेस की वजह से ये मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। नाउ इलुस्ट्रेशन देखिए, इलुस्ट्रेशन नंबर 6, 80,000 की इनिशियल आउटले है। ठीक है। कैश फ्लो का जो भी आफ्टर टैक्स होता है वो 8,000 20,000 है, आपको देख ही रहा होगा। ठीक है। कैलकुलेट ना 6,000 के 8,000 का आउटले है। ठीक है। 32,000 टोटल हो गया, इतने पीरियड में आ जाएगा आपका आंसर। सॉरी फॉर एक सेकेंड, आपको 80,000 चाहिए, आपके इतने ईयर है, आपको ये देखना है कि अब क्यूमुलेटिव बना लेंगे आप उसको। अब ये क्यूमुलेटिव में आपको ये देखना है कि आपके 80,000 कब पीरियड, 4th और 5th में हो रहे हैं। ठीक है। इसमें आपको 2,000 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, इसमें आपको 32,000 पड़ रहे हैं, तो वही चीज़ आ गई, 8,000 डिवाइड 32,000, उसका पॉइंट आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। 7th में देख लीजिए, इन्होंने कहा 60,000 तक का ही हमें चाहिए, A और B हमें चाहिए 98,000 का एज ए लाइफ स्पेन 7 ईयर। टेबल की फॉर्म में CBT दे रखा है, डेप्रिसिएशन लेस कर दो, नेट प्रॉफिट निकाल लो, टैक्स लगाओ, फिर नेट प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो, फिर डेप्रिशिएट करो, फिर 6-7 को माइनस करो, फिर आपका क्यूमुलेटिव आ जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिशिएशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो कि आपका थर्ड मेथड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो का है, इसका फॉर्मूला है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अगर आपके पास टेबल नहीं हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो, 1 डिवाइड बाई R प्लस 1, 2 है तो उसमें 2 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, 4 माइनस कर दो। ठीक है। एडवांटेजेस देखिए, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो उसको हम कंसिडर करते हैं, और बेस्ट मेथड है लॉन्ग रन के डिसीजंस के लिए। जो फुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये पेबैक पीरियड नहीं है, और कैश फ्लो आफ्टर पेबैक पीरियड होता है उसको कंसिडर करा जाता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसे हम अचीव कर सकते हैं इस मेथड। जब भी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, और हमारे जो बिजनेस की वेल्थ है उसको भी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अंडर दिस मेथड। डिसएडवांटेजेस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, बहुत डिफिकल्ट
आती है एज कंपेरिजन टू पेबैक एंड ARR। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, जब भी हम रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट और डिस्काउंट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करना। बट डिफरेंट डिस्काउंट रेट होते हैं जो कि डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यूज देते हैं। जो रिलेटिवली प्रॉफिट होगा प्रोजेक्ट के लिए वो चेंज कर देता है उस डिस्काउंट रेट को, तो फिक्स करना बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। जब हमारे पास दो प्रोजेक्ट हो, अनइक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, तो इस मेथड को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर दो हैं डिफरेंट लाइजर मेथड में भी नॉट गिव सेट, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इलस्ट्रेशन 9 देखिए, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की और ईयर्स की कैश फ्लो इतनी और जो डिस्काउंट है वो 10% है। तो आपको अब A1 टेबल में देखना है जो इनके कॉलम के बेसिस पे 10% पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो भी इनकी, अब आपने कैश फ्लो इनफ्लो में ले लिया, डिस्काउंट रेट लग दिया, आपके आ गई टोटल इनफ्लो आती है, आपको इनिशियल आउटले लेस कर देना, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू को आपको पॉजिटिव देखना, अगर वो पॉजिटिव है तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दोगे। सब टेबल का खेल है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। सेम इलस्ट्रेशन है, सभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती सारे। तो फोर्थ मेथड देखिए, जब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडेक्स और PI होता है, हम इस मेथड में कैश फ्लो का सेकंड मेथड है जिसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं। ये सिमिलर है नेट प्रेजेंट वैल्यू से। इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट्स इट। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। अगर PI की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे। अगर PI इज 1 तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हो फाइनेंशियल के बेसिस पे कंसिडर करके। अगर आपको एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना आउट ऑफ सेवरल, तो PI की टेक्निक हाईएस्ट PI की सेलेक्ट होगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? DCF टेक्निक से है और ऑल्सो हम इसको काउंट वैल्यू ऑफ टाइम को भी कंसिडर करता है, सारी कैश फ्लो ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन को भी कंसिडर करता है। रिलायबल मेथड है कंपैरिजन टू नेट प्रेजेंट वैल्यू, जब हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट आर डिफरेंट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, और कैलकुलेशन इस मेथड की बहुत कॉम्प्लेक्स है। इलस्ट्रेशन 13 देखिए, कैश का आउटफ्लो आपको 1,50,000 रखा है, इनफ्लोज इतने दे रखे हैं। 14 रेट ऑफ डिस्काउंट है, पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फिर PI निकालना है। सबसे पहले देखिए, हम टेबल पर जाएंगे A1 पे, ठीक है। उनकी 14% के बेसिस पे लिख लेंगे, हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा, उसमें से लेस आउटफ्लो करके हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? आपको पता है प्रेजेंट PI के लिए आपको कैश को इनफ्लो चाहिए, आउटफ्लो चाहिए, करके आपके पास PI वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था PI इज़ मोर देन 1 तो प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। सेम ही इलस्ट्रेशन है 14, 15, 16। फिफ्थ मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब IRR मेथड। ये अनदर मेथड है इवैल्यूएट करने का कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो का IRR मेथड है। इसको हम टाइम एडजस्टेड रिटर्न भी बोलते हैं, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिन प्रोडक्टिव ऑफ कैपिटल एंड यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। ये पहले पैराग्राफ में आपको नाम ही दे रखे हैं। नाउ कैसे एवैल्यूएट करेंगे प्रोजेक्ट को अगर आ जाए तो? अगर आएगा प्रोजेक्ट, हम कंपेयर करते हैं हमारी प्रीडिटरमाइंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। अगर RR रिक्वायर्ड रेट से एक्सीड करता है तो प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है, अगर लोअर है तो आपको रिजेक्ट करना है। और ये अगर IR नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर 0 है तो एक्सीड जो रेट ऑफ रिटर्न होगी और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी अभी भी पॉजिटिव है। अगर लोअर हुई तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू की नेगेटिव है। तो वेरियस प्रोजेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं और बेस्ट वन को सेलेक्ट कर सकते हैं जब उसके पास हाईएस्ट IRR सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले फेक प्लेबैक पीरियड, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। एवरेज कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? टोटल कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट बाय डिवाइडेड नंबर ऑफ द ईयर इन ऑफ द लाइफ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हैगा। सेकंड में क्या करना है आपको? A2 टेबल में जब कंसिडर करना जब कॉन्स्टेंट हो। थर्ड में क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और फिर हम उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर डिवाइड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस हायर रेट ऑफ, और इनटू हम डिस्क्राइब मल्टीप्लाई कर देंगे। एडवांटेजेस क्या है? इसमें भी वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर करते हैं।
सारे अकाउंट जो भी कैश फ्लो इनफ्लो उसको अक्कर करते हैं एंटायर ऑफ द प्रोजेक्ट। हम इसमें कैलकुलेट करते हैं एरर को जब हमें ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, जब हम एनपीवी का कंसेप्ट कंसिडर कर सकते हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि 18% ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड रहते हैं, रिटर्न 10% रहती है और प्रोजेक्ट की एन प्रेजेंट वैल्यू भी बोलती है। ये इसमें जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का उसका कंसेप्ट हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम डिटरमाइन करते हैं रेट को, जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल से ही डिनोट होती है। कंसिस्ट करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव जो हमारे शेयर होल्डर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं उनकी वेल्थ को, और प्रोजेक्ट को वही प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पे आर ग्रेटर देन द रेट हो और जो शेयर प्राइस है वो राइज हो जाए और हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आरआर कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। जो ये मेथड है प्रोड्यूस करने में मोर देन 1 आरआर से ज़्यादा लगता है और डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल होता है। हम आईआर मेथड को कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, पर एक्सचेंज में वैलिड नहीं होती। कैश फ्लो इनफ्लो में बी यूटिलाइज फॉर द अदर पर्पज सच एज डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन को डिविडेंड करना हो तो। एनपीवी और आईआरआर मेथड कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या हैं देखिए। कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट है और इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हैं। कन्वेंशन कैसे है? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो फॉलोड करते हैं एक सीरीज कैश इनफ्लो की और आउटफ्लो की, जो कि इनिशियल पीरियड पे ही दिखती है। एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल एक वन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द वन प्रपोजल है, जो प्री एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर को इंक्लूड नहीं करता, मतलब प्रॉफिट को ही एक्सेप्ट करता है। ये दोनों मेथड सेम रिजल्ट की सिंपल, क्योंकि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तभी होगा जब उसकी प्रेजेंट पॉजिटिव होगी, और आईआर तब होगा जब उसका मोर देन रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो जो प्रोवाइड सिमिलरिटीज़ यही है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक का रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। अब डिफरेंसेस दे रखे हैं तो उसका वाइस वर्सा ही होगा। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उसमें डिफरेंसेस है, और उसकी रेट ऑफ रिटर्न लोअर होगी तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यही चीज़ें इसकी डिफरेंसेस में गिवन है। ठीक है, मैंने इसे कंक्लूजन में आप पढ़ लेना इसे। नाउ इलस्ट्रेशन 16, इन्वेस्टमेंट 60-500 की है और कैश इनफ्लो 5 साल का है। हमें आईआर निकालना है। देखिए 5 से डिवाइड कर देंगे 18-16 हो जाएगा। हमारे पास 60-500 ऑलरेडी है, 18 से डिवाइड कर दो, सिंपल आपके ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, टेबल में देखना, परसेंटेज नोट करना। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें 16% दी हुई है क्योंकि मैंने अभी फाइंड करी थी। कैश फ्लो इतना है, डिस्काउंट इतने हैं, 16% से प्रेजेंट वैल्यू हुई आ जाएगी। हम क्या है, प्रेजेंट कैश इनफ्लो हमारा इतना है और आउटफ्लो हमारे पास गिवन था, उसे माइनस कर दो तो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, आगे उसके वही डिस्काउंट रेट में दे रखे हैं तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, इलस्ट्रेशंस को कर लेना, सभी इलस्ट्रेशंस को। मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस को ज़रूर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में आने के चांसेस इन्हीं में से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबको पता था इलस्ट्रेशन करके आते हैं। मिसलेनियस थोड़े टफ होता है एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेशंस, तो आप ट्राई कर लेना मिसलेनियस को, क्योंकि मैंने अभी खुद नहीं सॉल्व करे तो मैं आपको नहीं बता सकती। और वीडियो को अच्छे से सुन लेना, जो जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, इलस्ट्रेशन कराए हैं। इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से कवर अप हो जाते तो आप मिसलेनियस भी कर पाओगे, बस थोड़ी ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक सुनना, अच्छे से सुनना। चैप्टर 1 to 9 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर हम वर्किंग कैपिटल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल है उसमें, वो भी कराने की ट्राई करूँगी मैं, करा पाऊँ, बट उसमें थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम थ्योरी को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।